हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका अपकमिंग जो भी एसएससी एग्जाम है सभी में काम आएगा और एमटीएस 2025 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने चूज़ किया है थोड़ा सा हार्ड लेवल से ही है, क्योंकि इस बार जो एमटीएस 2023 में जो क्वेश्चन हार्ड लेवल का है उसको मैंने देखा है, क्योंकि एमटीएस 2024 में भी दोस्तों जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, और बाकी जो है मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो वो आपको जो है फ़ायदा होगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये पार्ट 1 है। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो फिर हम लोग जो है आगे भी इसका जो है कंटिन्यू करेंगे एमटीएस 2025 तक, जो जितना भी फिर जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें भी जो है आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और अगर दोस्तों आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर देख लीजिए। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है जैसे अश्विनी संघी, दूसरा ऑप्शन है विक्रम चंद्रा, तीसरा है शशि थरूर और चौथा है तस्किन बॉन्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, विक्रम चंद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं जो 2 नंबर का प्रश्न है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु होगा। ये जो मंदिर है दोस्तों बृहदेश्वर शैली, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जो कि आपका साउथ में जो भी मंदिर है, जैसे आप लोग जानते होंगे साउथ में जितना भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो 2 प्रकार की शैली होती है मंदिर निर्माण में। एक होती है नागर शैली जो उत्तर भारत में है, जबकि जो साउथ में है वहाँ पर है द्रविड़ शैली। तो ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। तो दोनों मंदिरों की अगर विशेषता देखें दोस्तों, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली में है, तो एक जो प्रमुख विशेषता वो है कि नागर शैली में जो मंदिर है, जो उत्तर भारत में आप लोग देखिएगा जो भी मंदिर होगा तो उसका शिखर जो है इस टाइप से रहता है, इसको रेखीय शिखर बोला जाता है। जबकि अगर द्रविड़ शैली में देखें दोस्तों, जो द्रविड़ शैली में मंदिर बनता है उसमें जो शिखर होता है वो पिरामिड आकार से होता है, यानी कि इस तरीके से अगर देखें तो ऐसे करके आपका जो पिरामिड टाइप से बना हुआ रहता है। तो ये द्रविड़ शैली की सबसे जो है प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं उसमें एक गोपुरम भी होता है। ठीक है, गोपुरम आप लोग जानते होंगे, गोपुरम बोला जाता है। जो मुख्य द्वार होता है उसको गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, तो गोपुरम जो होता है मुख्य द्वार को बोला जाता है, जो द्रविड़ शैली के मंदिर में आप लोग को दिखेगा। और दीवार चारों तरफ से दीवार से घिरा होता है, और उसका जो मुख्य द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। जो चारों तरफ से दीवार होता है उसको परकोटा कहा जाता है। तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिर में अंतर होता है। और ये दोस्तों यहाँ पर जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, ये तमिलनाडु में चोल काल में बना था। ठीक है, चोल सम्राट जो है राजराज द्वारा बनाया गया था, राजराज द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो है चोल मंदिर है। और ये मंदिर इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये विश्व विरासत सूची में भी इसको जो है शामिल किया गया, 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसलिए ये मंदिर जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसके रिलेटेड जो भी जानकारी था मैंने आप लोग को जो है बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो घराने से संबंधित सवाल देखिए एमटीएस में भी पूछ रहे हैं, बाकी एग्जाम में भी सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछते ही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेवाती घराना। अगला देखते हैं हम लोग, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन से आप लोग भी एक बार देख लीजिए, समताप मंडल, ओजोन मंडल, दुर्बलता मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्षोभ मंडल में ही जो है मौसम से संबंधित परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं। और ये जो है वायुमंडल का सबसे निचला जो है स्तर है, या फिर सबसे निचला मंडल कहा जाता है। जैसे स्थल मंडल से लगा हुआ, स्थल मंडल से ये लगभग 12-13 किलोमीटर तक जो है दूरी तक होता है, 12 से 13 किलोमीटर के बीच में जो है क्षोभ मंडल होता है। और इसी में जो है मौसम से संबंधित, चाहे वो बारिश हो, बादल बनना हो, जो भी हो, ये आपका क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर का। ये पॉलिटी से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 129 के बारे में आप लोग को अगर पता होगा तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। जैसे पहला है कि ये क्या सर्वोच्च न्यायालय की अपील का सर्वोच्च अदालत बनाता है, ये ऑप्शन ए बोल रहा है। दूसरा है यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है।
ऑप्शन सी है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी है यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ यही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा और इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। जो भी निचली अदालत है, चाहे फिर हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये अपना जो भी निर्णय देंगे तो वो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखकर ही उसका डिसीजन जो है होगा। तो इसलिए इसको जो है अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जो भी डिसीजन देती है, जो भी निर्णय होता है, उसको अगर नहीं माना जाता है तो उसके लिए अवमानना का जो है अटेम्प्ट माना जाएगा उसको, और उसके लिए जो है फिर से उस पर केस चलाया जा सकता है। तो ये आपका जो है अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। सलाहकारी शक्ति की बात करें जो राष्ट्रपति को देने की उच्चतम न्यायालय को है, ये अनुच्छेद 143 में, ठीक है, 143 में है। और ये एक बात जान लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को सलाह देती है वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, ये सलाहकारी शक्ति है। जब राष्ट्रपति कुछ अगर मतलब ऐसे मतलब अपने से नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट, ये राष्ट्रपति कुछ जानकारी चाहता होगा तो राष्ट्रपति उससे जो है सलाह के लिए मांग सकता है, और ये बाध्यकारी नहीं होता है, सलाहकारी है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जैसे मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 131 में है। इसका तात्पर्य ये है कि जो मामले केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में ही उठाया जाता है तो उसी को जो है हम लोग मूल क्षेत्राधिकार बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। अगला देखिए इकोनॉमिक्स से है, बजट घाटा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोग देखिए, समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि हो गया, व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता हो गया, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, या फिर रक्षा व्यय के लिए आवंटित राशि। तो इसमें दोस्तों जैसे दो शब्द है, जैसे पहला है बजट। ठीक है, तो बजट क्या होता है, आप लोग भी बजट बनाते होंगे, तो बजट में दो चीज़ें होती है, एक आय होता है और दूसरा होता है व्यय। ठीक है, ये आपका इनकम हो गया और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर। तो यही बजट है। बजट कुछ नहीं है, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो दो ही चीज़ रहता है उसमें, आय और व्यय। और घाटा क्या है, जब आपका क्या होगा, व्यय ज़्यादा होगा आय से तो उसको हम लोग घाटा बोलेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन 3 जो है ये सही होगा, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। ठीक है, जब व्यय ज़्यादा हो तो इसको हम लोग जो है बजट घाटा कहते हैं। और ये दोस्तों देखिएगा जो संविधान में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बजट का उल्लेख है। और देख बजट शब्द नहीं लिखा गया है। एक प्रश्न ये भी आता है कि बजट को जो है संविधान में या फिर अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है, तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यही जो है अनुच्छेद 112 में कहा गया है। तो देखिएगा इसमें बजट में वही चीज़ रहता है, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, दो ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बजट घाटा से संबंधित। अब देखते हैं अगला सवाल जो है 7वां नंबर का सवाल है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसमें देखिए ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 होगा, भगत सिंह। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो ये 23 मार्च का जो है डेट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब 8वां नंबर का, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन में है कैलाश पर्वत। और बाकी नेपाल में भी जो पीक हैं आपको याद रखना है, जैसे माउंट एवरेस्ट तो हम लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो आपका नेपाल में ही है। इसके अलावे जैसे आपका हो गया नेपाल में सागर माथा हो गया। ठीक है, सागर माथा है, और भी कुछ जो नेपाल से संबंधित जो चोटियां हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है 8वां नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, 9th नंबर का है, नील नदी का पानी किस में गिरता है। नील नदी जो सबसे बड़ी लंबी नदी है जो विश्व की, तो उसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो नील नदी के बारे में दोस्तों जैसे बताएं तो ये साउथ सूडान से निकलती है, साउथ सूडान अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है साउथ सूडान से। तो ये अगर देखिएगा यहाँ से इस तरीके से नीचे से निकलती है साउथ सूडान से, और ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हुए
ये यहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गिरती है ये भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। और यहाँ मिस्र देश है, एक इजिप्ट या फिर मिस्र का नाम सुने होंगे आप लोग, मिस्र या फिर इजिप्ट जो देश है, इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है और मिस्र हिंदी में से। तो यहाँ पर से वो निकल कर जो भूमध्य सागर में गिरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप आप लोग को याद होगा इस तरीके से अगर है अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो इसी तरफ से होकर जो है यहाँ पर नील नदी गिरती है। तो ये वर्ल्ड मैप आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है और एमटीएस में पूछा गया है। ये हो गया। ये लास्ट सवाल है दोस्तों, आखिरी सवाल है, ये देख लीजिए। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसको भीतरी मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन से मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें तो ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में भीतरी मंदिर या फिर भीतरगांव का मंदिर बोला जाता है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, ये गुप्त काल का मंदिर है, ठीक है, गुप्त काल से मंदिर है। और इसमें जो है ये नागर शैली से बना हुआ, नागर शैली से जो बना हुआ मंदिर है। और नागर शैली की इस समय शुरुआत मानी जाती है जो है। तो ये पूरा नागर शैली में बना हुआ मंदिर नहीं है जो भीतरगांव का मंदिर है, बट जो शुरुआत हो रही थी उस टाइम, इसलिए इसको नागर शैली का जो है सबसे शुरुआती मंदिर माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला, जैसे इसमें मध्य प्रदेश में आप लोग जान लीजिएगा एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये फेमस है मध्य प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा इसको। बाकी उड़ीसा में तो आप लोग जानते ही हैं, उड़ीसा में जो मंदिर है नागर शैली में बना हुआ लिंगराज मंदिर हो गया, ठीक है, कोणार्क मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, कोणार्क हो गया। यहाँ पर एक बृहदेश्वर मंदिर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर हो गया, पुरी का जो आपका जगन्नाथ मंदिर वो तो है ही, और ये आपको जो है याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। 10 प्रश्न मैंने बताया आप लोगों को। आगे अगर होगा तो और भी ज़्यादा प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है अगर वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।